नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल वीरायुष एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की कक्षाएं भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की भी कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर आने से पहले हम संविधान के कुछ मूलभूत तत्वों को देखेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है और जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो संविधान है ये एक ऐसा विषय है, ठीक है, एक ऐसा विषय है, हर परीक्षा में इसकी महत्ता होती है अत्यधिक होती है। जैसे अभी यूपीएसआई की एग्ज़ाम होने वाली, तो यूपीएसआई में लगभग 15 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रहेगा। ठीक है, 40 प्रश्न रहेंगे यूपीएसआई में, जिसमें से 15 ठो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रहेगा और 5 प्रश्न रहेगा मूल विधि से। ठीक है, लगभग 20 प्रश्न आपका संविधान से बनेगा। और उसके बाद समझिएगा, जैसे जो संविधान की महत्ता है, संविधान की सबसे ज़्यादा महत्ता होती है सिविल एग्ज़ाम में। ठीक है, पीसीएस में और आईएएस में, जो यूपीएससी कराता है और यूपीपीएससी कराता है, मतलब स्टेट पीएससी कराता है। ठीक है, तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे कोई यह कहता है कि नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं यह यूपीएससी के लिए, फिर जो पढ़ा रहे हैं यह एसएससी के लिए, फिर जो पढ़ा रहे हैं रेलवे के लिए, तो दोस्तों आप लोग इस जुमले से बचिएगा। ठीक है, इस जुमले से बचिएगा। एक ही बार पढ़िए, थोड़ा सा डीप लेवल से पढ़िए, व्यवस्थित पढ़िए एवं क्रमबद्ध पढ़िए। ठीक है, जिसको कहते हैं ना विज्ञान की भाषा में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आप लोग भी सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए और थोड़ा डीप लेवल से पढ़िए, ताकि पीसीएस के साथ साथ छोटी मोटी जो भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवेज वगैरह, यूपीएसआई, आपको कोई भी परेशानी ना हो पॉलिटी के प्रश्न से। ताकि अगर पॉलिटी का प्रश्न आए तो आप देखते ही आपके मन में एक उमंग सी आ जानी चाहिए कि नहीं, अब तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो हम पॉलिटी को उस लेवल से ले जा करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा तथा उन्हें बताइएगा कि क्लास जो कक्षाएँ हैं शुरू हो चुकी हैं और लगातार जुड़े रहिए। ये जो पॉलिटी की क्लास है आपको रोज़ाना सुबह 8 बजे मिल जाया करेगा। कब? सुबह 8 बजे। हो सकता है इसका टाइम टेबल बाद में चेंज हो, अलग बात है, बता दिया जाएगा, लेकिन रोज़ाना सुबह 8 बजे आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान से। ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान से। दोस्तों, संविधान क्या होता है? किसी भी देश में, प्रत्येक देश में संविधान होता है। ठीक है, तो संविधान होता क्या है? तो दोस्तों, संविधान वह दस्तावेज है जिसमें उन कानूनों व उन नियमों का समावेश होता है जो किसी देश में समानतापूर्ण भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो किसी देश में समानतापूर्ण भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे संविधान हो गया, तो जो कोई देश है उस देश में शासन करने वाले कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो हम शासन के अंग पर बात करते हैं अब। तो जो शासन के अंग होते हैं दोस्तों, वो शासन के अंग कितने होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप लोग चिंता ना करें, अब हम एक एक टॉपिक को यहाँ पर क्लियर कराते जाएंगे और लिखते जाएंगे। आप लोग नोट्स तैयार करते जाइएगा। ठीक है, देखिए आप लोग एक सुव्यवस्थित नोट्स इसलिए तैयार करिएगा ताकि जो आप अपने से पढ़ते हैं ना, देखिएगा जो नोट्स आप अपने से बनाते हैं उसको पढ़ना बड़ा आसान होता है। मतलब दूसरे के नोट्स के बजाय यदि आप खुद का नोट्स बनाते हैं, हालांकि जो मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप लोग खुद से नोट्स तैयार करते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान से पहले, और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पहले हम मूलभूत तत्वों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे संविधान क्या होता है? अगर हम संविधान को तोड़ेंगे तो 2 भाग में बटेगा यह। किसमें? सम प्लस विधान। सम का मतलब क्या होता है दोस्तों? समान होता है। और विधान का मतलब क्या होता है? विधि या नियम। मतलब संविधान वह है जिसमें समान विधि और नियम लागू हो जिसके तहत। ठीक है, अतः अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो जो अभी हमने बताया यहाँ पर लिखते चलते हैं। ठीक है, परिभाषा को लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। संविधान क्या होता है? लिखिएगा, संविधान वह दस्तावेज है, संविधान वह दस्तावेज है जिसमें उन नियमों व कानूनों का समावेश होता है, उन नियमों व कानूनों का
समावेश होता है जो किसी देश में समानतापूर्ण भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है दोस्तों। तो संविधान क्या होता है? संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें उन नियमों व कानूनों का समावेश होता है जो किसी देश में समानतापूर्ण भाव का मतलब समझिएगा। अतः संविधान जो होता है, संविधान के नज़र में सभी लोग एक समान होते हैं, कोई बड़ा या फिर कोई छोटा नहीं होता है। संविधान कहता है हम सभी को एक नज़र से देखेंगे, अतः हम सभी को एक समान मानेंगे। आप खुद बड़े बनिए चाहे छोटे बनिए, लेकिन हमारी नज़र में तो आप एक समान रहेंगे। अतः हमारी नज़र मतलब संविधान की नज़र में, ठीक है दोस्तों। क्या यह बात समझ में आई? संविधान वह दस्तावेज है जिसमें उन नियमों व कानूनों का समावेश है जो किसी भी देश में समानतापूर्ण भाव बनाए रखने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्या आप लोगों को समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा, पुनः अगले क्लास में समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे संविधान हो गया दोस्तों, तो जो देश है उस देश में जो शासन करने वाले होते हैं, ठीक है, तो उस शासन के अंगों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। शासन के अंग, शासन के अंग। तो दोस्तों शासन के कुल 3 अंग होते हैं। कितने? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है दोस्तों। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं शासन के। विधायिका क्या होता है दोस्तों? विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है उन कानूनों के अनुसार शासन सत्ता चलाना। और न्यायपालिका का कार्य होता है उन जो नियम और कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, उन कानूनों के उल्लंघन पर दंड का निर्धारण करना। समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले देखिएगा शासन के कितने अंग होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, और ध्यान लगा के समझिए। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और आप लोग जुड़िए। एक सुव्यवस्थित तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। उन्हें यह बात को बताइए या फिर वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 1-2 वीडियो जैसे ही देखेंगे वो समझ में आएगा कि किस लेवल से और किस तरह से बताया जा रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम विधायिका की। हमने आपको बताया कि विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? कानूनों का निर्माण करना। तो लिख लीजिए, विधायिका का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। कानूनों का निर्माण करना होता है, ठीक है दोस्तों। विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना होता है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत में कानून का निर्माण कैसे होता है, प्रश्न यह उठता है। तो दोस्तों समझिएगा, भारत में जो कानून का निर्माण होता है कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। अतः हम कहेंगे कि भारत में संसद को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, ठीक है। भारत में संसद को विधायिका कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, भारत में संसद को विधायिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अतः संसद के द्वारा भारत में कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो अतः हम संसद को ही क्या कहेंगे? विधायिका, ठीक है। संसद को ही विधायिका कहा जाता है। अब संसद क्या होता है दोस्तों? संसद को समझिएगा ज़रा सा। देखिए, अभी हम सतही लेवल से ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा बता के, क्योंकि अभी हम एक परिचय के माध्यम से
परिचय के माध्यम को देख रहे हैं या फिर परिचय करा रहे हैं आपसे संविधान का या फिर संसद का, ठीक है। जब हम संसद वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जब कार्यपालिका और विधायिका हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर संसद को भी विस्तृत लेवल से पढ़ा जाएगा, विधायिका को भी विस्तृत लेवल से पढ़ा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को बहुत ही विस्तृत लेवल से बताया जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो संसद जो है दोस्तों निर्धारित संसद कानून बनाती है भारत में, इसीलिए संसद को क्या कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है। अब संसद के तहत शामिल कौन कौन से होते हैं भारत में, समझिएगा। संसद के तहत शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और कौन शामिल होता है दोस्तों, राष्ट्रपति भी शामिल होता है। किसमें, संसद में, ठीक है दोस्तों। तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। यह प्रश्न इतनी बार पूछा है ना, आप पिछला प्रश्न उठा के देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं उठा के देखिएगा, कई बार पूछा है कि संसद का निर्माण किससे होता है, किनसे मिलकर के होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। और कई बार पूछा है कि संसद किस अनुच्छेद में है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, तो लिख लीजिएगा, संसद जो है 79 अनुच्छेद में है, ठीक है। संसद जो है अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। लोकसभा को दोस्तों कहते हैं निम्न सदन, क्या कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। हालांकि यहाँ इस चीज़ को हम वहाँ पर डीपली में पढ़ेंगे, जब कार्यपालिका और विधायिका पढ़ेंगे, डीप लेवल से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझ के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और इसी को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं दोस्तों, उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या आप लोगों को विधायिका के बारे में समझ में आया, जो अभी मैंने बताया, क्या आप लोग समझ में आया। विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो भारत में कानूनों का निर्माण करता है संसद, और संसद के तहत कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। किसके तहत, संसद के तहत, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े कार्यपालिका पर, ठीक है। मिटाते हैं इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं कार्यपालिका पर, देखते हैं कार्यपालिका क्या होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों। कार्यपालिका क्या होता है दोस्तों, हमने बताया कि जो कार्यपालिका होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन सत्ता चलाती है, ठीक है। तो लिखिएगा, कार्यपालिका कानूनों के अनुसार कानून के अनुसार शासन सत्ता चलाने वाले को शासन सत्ता चलाने वाले को क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, पहले इसको समझ लीजिएगा कि कानून के अनुसार शासन सत्ता चलाने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्यपालिका कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि भारत में कार्यपालिका आप किसे कहेंगे, बताइएगा, ज़रा सा कमेंट कीजिएगा, भारत में आप कार्यपालिका किसे कहेंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को। किसको, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को किसके तहत क्या कहते हैं हम लोग, कार्यपालिका। लिख लीजिएगा, इसके तहत, किसके तहत मतलब, कार्यपालिका के तहत प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, इसके तहत प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। कार्यपालिका हो गया। अब अगर कार्यपालिका को देखा जाए तो दोस्तों कार्यपालिका जो है 4 भागों में बटी हुई होती है, ठीक है। कितने, लिख लीजिएगा, कार्यपालिका 4 प्रकार की होती है, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है।
कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, 4 नहीं, 4 कहाँ होगा अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक होती है अस्थाई कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका, एक होता है अस्थाई कार्यपालिका। दिख रहा है ना दोस्तों, अस्थाई कार्यपालिका, हाँ दिख रहा है। अस्थाई कार्यपालिका में दोस्तों आधिकारिक तंत्र के, और दूसरा होता है अस्थाई कार्यपालिका, ठीक है। अस्थाई कार्यपालिका जो है दोस्तों, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें आधिकारिक तंत्र के हिस्सा आते हैं, इसमें आधिकारिक तंत्र के हिस्सा आते हैं। मतलब जो अस्थाई कार्यपालिका है, अस्थाई कार्यपालिका में जो लोग होते हैं वो जो आयोग के द्वारा चयन होकर के आते हैं, उन्हें यहाँ पर शामिल किया जाता है। किसमें? अस्थाई कार्यपालिका में। जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, इनके द्वारा जो अधिकारी बनते हैं, ठीक है, उनको शामिल किसमें किया जाता है? अस्थाई कार्यपालिका में। समझने का प्रयास कीजिएगा। अस्थाई कार्यपालिका क्या है? इसमें आधिकारिक तंत्र के हिस्सा होते हैं या फिर शामिल होते हैं, तो मतलब समझिएगा जो आयोग परीक्षा कराता है उसके अनुसार या फिर उसके तहत जो लोग अधिकारी बनते हैं और देश की कार्यपालिका में भाग लेते हैं, शासन सत्ता चलाने में सहयोग देते हैं, उन्हें किसमें शामिल करते हैं? अस्थाई कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, सुनिएगा, इसको क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? इसको अस्थाई कार्यपालिका को क्या कहते हैं? और प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, अस्थाई कार्यपालिका को प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका क्यों कहते हैं दोस्तों? जो आयोग के द्वारा अधिकारी बनकर आते हैं वो प्रशासन ही कहलाते हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा प्रशासन व शासन का चलन चालन किया जाता है, इसीलिए इन्हें प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका या अस्थाई कार्यपालिका। अब बात करते हैं अस्थाई कार्यपालिका पर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा स्याही लगा लूँ, मार्कर पेन, तब तक दूसरे मार्कर देखते हैं चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब हम देखते हैं अस्थाई कार्यपालिका को, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अस्थाई कार्यपालिका को। पहला तो हुआ अस्थाई, दूसरा होगा अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका, इसमें विषय नहीं है, रुकिए लगा लेने दीजिए। समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अस्थाई कार्यपालिका होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। किसको? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। किसमें? अस्थाई कार्यपालिका में, ठीक है। अस्थाई कार्यपालिका में लिखिएगा, चलिए लिखिए। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है, ठीक है। अस्थाई कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति। अगला पॉइंट इसी में लिखिएगा कि इन्हें एक निश्चित समयावधि के लिए चुना जाता है। इन्हें एक निश्चित समयावधि के लिए चुना जाता है, ठीक है दोस्तों। निश्चित समयावधि का मतलब है कि इनका चुनाव फिर होगा, एक इनका निश्चित समय होगा। जैसे प्रधानमंत्री है तो 5 साल पर चुनाव होता है, तो मतलब 5 साल पर चुनाव होना रहता है कि बदलेंगे, ठीक है। अगर चुनाव जीत गए तो फिर से आएंगे, हार गए तो फिर से हट जाएंगे, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि इनके मतलब
इन्हें एक निश्चित समयावधि, मतलब इनका एक निश्चित समय होता है कि इतने समय तक आप रहेंगे, उसके बाद आपका चुनाव होगा, फिर जीतेंगे तो फिर आएंगे, अगर नहीं जीते हैं तो हट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जबकि जो अस्थायी कार्यपालिका था, जो प्रशासनिक कार्यपालिका था, ऐसा नहीं था, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं था। अब जो अस्थायी कार्यपालिका है दोस्तों, यह अस्थायी कार्यपालिका चार प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। देखिए इतना कोई नहीं बताएगा, इतना डीप जाके कोई नहीं बताएगा आपको, बस विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का काम बता के हट जाएगा। लेकिन फिर उसके अंदर जाके अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, फिर अस्थायी कार्यपालिका में आने के बाद चार प्रकार की कार्यपालिका जो होती है, इतना डीप तो नहीं बताएगा कोई, हमें तो नहीं लगता है कि इतना अंदर जाके कोई बताए। जैसे यूपीएससी के लिए, सॉरी यूपीएसआई के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा डीप लेवल से आप लोग पढ़िए, ठीक है, थोड़ा सा डीप लेवल से पढ़िए। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी नहीं सुन रहे हो कि अभी इसमें कुछ नाम लेंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि यह तो नया कहाँ से आ गया, लेकिन नया नहीं है मेरे दोस्त, यह बहुत पुराना है, बस आप लोग थोड़ा डीप नहीं गए हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। चार प्रकार की होती है। पहला कौन होता है? संसदीय कार्यपालिका। क्या होता है? संसदीय कार्यपालिका। आप लोगों को सामने इस प्रकार से इसको क्लियर करेंगे कि भारत का भविष्य, भारत का फ्यूचर, भारत का पास्ट, सब कुछ आपको नज़र आने लगेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा है अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका। तीसरा है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका। और चौथा है दोस्तों बहुल कार्यपालिका। क्या है? बहुल कार्यपालिका, ठीक है। ये चार कार्यपालिका होते हैं किसके अंतर्गत? अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। सबसे पहले तो हमने देखा कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, आपने बताया कि कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों के अनुसार शासन सत्ता चलाना, ठीक। उसके बाद हमने देखा कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होता है अस्थायी या फिर प्रशासनिक, एक होता है अस्थायी या फिर राजनीतिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो अस्थायी होता है इसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, ठीक। अब राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। कौन कौन सा? संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। अब हम एक एक कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए संसदीय कार्यपालिका। चलिए डाल लीजिए हेडिंग संसदीय कार्यपालिका। पहला क्या था? संसदीय। ठीक है दोस्तों, संसदीय कार्यपालिका। तो लिखिएगा इस कार्यपालिका के अंतर्गत, लिखिएगा इस कार्यपालिका के तहत, इस मतलब संसदीय कार्यपालिका के तहत सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद करते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद करते हैं। देखिए इसमें कोई भी वर्ड, ऐसा कोई वर्ड हो जो आपको न समझ में आया हो, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। अगले वाले वीडियो में उसको सबसे पहले समझाया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। ओके, समझिएगा संसदीय कार्यपालिका में क्या कह रहा है कि इसके तहत सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। और उन शक्तियों का प्रयोग जो होता है कौन करता है? प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है। अतः किसी भी देश में
जिस देश में क्या है, संसदीय कार्यपालिका लागू है, ठीक है, संसदीय कार्यपालिका लागू है, उस देश का जितना भी शक्ति होगा राष्ट्रपति के पास होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के पास होगा। लेकिन उसका प्रयोग करेगा कौन? प्रधानमंत्री करेगा और मंत्रिपरिषद। जैसे ऐसे कौन कौन से देश हैं? ऐसे देश हैं भारत, ब्रिटेन, ऐसे कई देश हैं, ठीक है। सबसे पहले भारत और ब्रिटेन के बारे में समझ लेते हैं। जो भारत है, सबसे पहले भारत को देखिएगा, भारत में भी आपका संसदीय कार्यपालिका ही लागू है। समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी काम अगर होता है तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, ठीक है, कोई भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम पर होता है, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है। राष्ट्रपति हमने बताया कि ब्रिटेन का जो राजा है उसी के समान एक राजा मात्र है, ठीक है, एक राजा मात्र ही है। कौन? या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह ब्रिटेन के राजा के समान है। जो भारत का राष्ट्रपति है वह ब्रिटेन के राजा के समान है। ऐसा कई बार सवाल पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय है किसके समान है? जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रपति है, किसके समान है? तो ब्रिटेन के राजा के समान है। इतनी बात समझ में आई। भारत में भी जो भारत की राजनीतिक शक्तियाँ हैं वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। लेकिन प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप लोग समझ में आई? ओके, अब समझते हैं हम लोग दूसरी चीज़ को। दूसरा था अध्यक्षीय कार्यपालिका। क्या था? अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या होता है दोस्तों? इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अध्यक्षीय कार्यपालिका में लिखिएगा, इसके तहत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, तथा इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति खुद करता है। राष्ट्रपति खुद मतलब स्वयं करता है। राष्ट्रपति स्वयं करता है। समझिएगा, अध्यक्षीय कार्यपालिका क्या होता है दोस्तों? अध्यक्षीय कार्यपालिका, ठीक है। देखिएगा, जैसे संसदीय कार्यपालिका था तो इसमें क्या था? कार्यपालिका के तहत, इस कार्यपालिका के तहत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित थी, और अध्यक्षीय कार्यपालिका में भी सारी शक्तियाँ किसमें निहित है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन इसमें क्या होता था? इसमें शक्तियों का प्रयोग, मतलब किसमें? संसदीय कार्यपालिका में शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद करता था। लेकिन अध्यक्षीय कार्यपालिका में ऐसा नहीं है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति ही अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है, ठीक है। जैसे ऐसा कौन सा देश है जिसमें अध्यक्षीय कार्यपालिका है? आप कहेंगे अमेरिका, ठीक है, लिख लीजिएगा हिंदी में, अमेरिका। अमेरिका में कौन सा कार्यपालिका लागू है? अध्यक्षीय कार्यपालिका लागू है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों समझ में आया। संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका समझ में आया। संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका में अंतर समझिएगा। दोनों ही कार्यपालिका के तहत जो शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन जो संसदीय कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है, जबकि अध्यक्षीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, दोहरी कार्यपालिका। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, दोहरी कार्यपालिका। देखिए अभी एक परिचय है, ठीक है दोस्तों, यह एक परिचय वाला वीडियो है। इसके बाद अभी 2-3 वीडियो और आएगा जिसको हम भारतीय संविधान पर आने से पहले समझेंगे, लोकतंत्र वगैरह को समझेंगे, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है उसको भी एकदम विस्तृत लेवल से हम लोग समझेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सी। क्या था? दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका, ठीक है दोस्तों। दोहरी कार्यपालिका में लिखिएगा, इसके तहत अतः दोहरी कार्यपालिका के तहत शक्तियों का विभाजन प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति में बराबर बांट दी जाती है।
इसके तहत शक्तियों का विभाजन प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति में बराबर बराबर हो जाता है या फिर बराबर बराबर बांट दी जाती है। यहाँ लिख लीजिएगा, इसके तहत शक्तियों को प्रधानमंत्री लिखिएगा, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति में बराबर बराबर बांट दी जाती है, ठीक है। तथा लिखिएगा, तथा प्रधानमंत्री अपने शक्ति का प्रयोग करता है, अपने शक्ति का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करता है। दोहरी कार्यपालिका को समझिएगा। जैसे दोहरी कार्यपालिका के तहत क्या होता है दोस्तों कि जो शक्तियाँ होती है, ठीक है, वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाती है और राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री अपने शक्ति का प्रयोग करता है। तो दोस्तों बात आती है कि दोहरी कार्यपालिका का ऐसा कोई उदाहरण बताइए, ऐसा कोई देश बताइए जहाँ पर लागू है। तो लिख लीजिएगा, कौन सा देश है दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस देश में दोहरी कार्यपालिका लागू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं, चौथा लास्ट वाला, ठीक है। मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, ठीक है। लास्ट है डी, बहुल कार्यपालिका, ठीक है। क्या? बहुल कार्यपालिका लिखिएगा। इसके तहत शक्तियों का बंटवारा कई भागों में किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर उदाहरण ले तो स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों जो शक्ति है या फिर वहाँ का जो शासन सत्ता चलाया जाता है 7 लोगों के माध्यम से चलाया जाता है। 7 लोगों मतलब जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में अभी देखें हमने दोहरी कार्यपालिका थी तो कुछ शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास थी, कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास थी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका लागू है। वहाँ पर 7 लोग होते हैं, ठीक है, और सभी को बारी बारी से शासन चलाने का मौका दिया जाता है। किसमें? बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत। इसीलिए कहा गया है कि इसके तहत जो शक्तियों का बंटवारा होता है कई भागों में किया गया होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कार्यपालिका समझ में आ गया हो तो हम न्यायपालिका पर आएँ, ठीक है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम न्यायपालिका पर, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा आप, न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका लिखिएगा न्यायपालिका। इसका मुख्य कार्य कानून के उल्लंघन पर दंड का निर्धारण करना है। कानून के उल्लंघन पर दंड का निर्धारण करना है। दंड का निर्धारण करना है, ठीक है दोस्तों। जो न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर, ठीक है, जो कानून होता है अगर कोई नागरिक उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका यह डिसाइड करेगी, यह निश्चित करेगी कि उसके लिए कितना दंड दिया जाएगा उस नागरिक को, ठीक है। अतः कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है या फिर कानून का विरोध करता है तो न्यायपालिका उसके लिए एक दंड न्यायपालिका द्वारा एक दंड निर्धारित की गई होती है कि इसको इतनी सज़ा मिलेगी। दंड मतलब सज़ा, ठीक है। तो ये हो गया न्यायपालिका का कार्य। हमने देख लिया दोस्तों विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और आगे अगले वाले वीडियो में समझेंगे हम लोकतंत्र को। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को उन छात्रों तक पहुंचाना है जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना तो आप लोग कर ही दीजिएगा, कर देंगे तो मेहरबानी होगी। चलिए तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और आप सभी का धन्यवाद।